साल था 2010। अनुराग कश्यप ने रणवीर सिंह को अपने दिमाग में सोचकर एक फिल्म का स्क्रिप्ट तैयार की। रणवीर उस वक्त एक नए एक्टर थे। उनकी पहली फिल्म बैंड बाजा बारात अभी तक रिलीज नहीं हुई थी, इसीलिए एक नए एक्टर की फिल्म का बजट अनुराग कश्यप ने सिर्फ 28 करोड़ रखा था, जो आगे जाकर 90 करोड़ में बदल गया। पता है क्यों? क्योंकि डायरेक्टर को ही बिना बताए प्रोडक्शन हाउस ने एक बड़े एक्टर को इस फिल्म में लाकर रणवीर सिंह को रिप्लेस कर दिया। फिल्म का नाम था बॉम्बे वेलवेट और वो बड़े एक्टर का नाम था रणबीर कपूर। फिल्म जब हैवी बजट की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुई, तब अनुराग कश्यप ने लाइव इंटरव्यू में खुद बोला था कि उन्हें रणबीर से रणबीर तक जाने में, खुद को एक्सपेक्ट कराने में 1 साल लग गया था। मुद्दे की बात यह है कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब किसी एक्टर को फिल्म से हटा दिया जाए या फिर वो एक्टर खुद किसी दूसरी फिल्म के लिए पुरानी फिल्म को छोड़ जाए। अब 2026 आया, साल बदला है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की चाल नहीं बदल रही है। रणबीर सिंह को बॉलीवुड से बैन कर दिया गया है, वो भी 1 2 3 नहीं, पूरे 4 लाख लोगों के द्वारा। FWICE ये 70 साल पुरानी सिनेमा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन काम है फिल्म में काम करने वाले छोटे से बड़े आर्टिस्ट के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। उनके साथ किसी भी चीज पर नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। इनके पास फरहान अख्तर एक कंप्लेंट लेकर जाते हैं कि रणबीर ने डॉन 3 को अचानक छोड़ दिया, वो भी तब जब फिल्म को शुरू होने में सिर्फ 3 हफ्ते बाकी रह गए थे। फरहान ने यह पॉइंट भी रखा कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने की वजह से वह खुद अपनी फिल्मों में एज एक्टर काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने डॉन 3 के लिए डेट ब्लॉक की थी। पूरी बात सुनने के बाद FWICE ने रणबीर सिंह को ऑर्डर दिया 45 करोड़ लॉस को कंपनसेट करने का, और जब तक वो यह नहीं करते थे तब तक फिल्म बॉडी से जुड़ा कोई भी आर्टिस्ट उनके साथ या उनकी फिल्म में काम नहीं करेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि FWICE ने रणबीर को अपना साइड रखने के लिए बुलाया है, बट उन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया, रिस्पॉन्ड नहीं किया है। सुनने में आपको भी लग रहा होगा पर्सनली हमें रणबीर सिंह चाहे जितना पसंद हो, लेकिन बंदे ने गलती तो की है। बट इस स्टोरी का एक दूसरा साइड भी है। कुछ लोग बताते हैं 2023 में जब फरहान अख्तर ने रणबीर सिंह के साथ डॉन 3 को अनाउंस किया, तब पब्लिक का रिएक्शन देखकर सबको लगा ये फिल्म फिलहाल तो चल नहीं पाएगी। उस वक्त फटाफट से रणबीर सिंह इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते थे, बट फिल्म के प्रोड्यूसर्स इसको लेकर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थे, जिसमें 2 साल ऐसे ही बीत गए। फिर आती है धुरंधर पार्ट 1, जिसने बॉलीवुड और बॉलीवुड की पॉलिटिक्स दोनों का बाजा फाड़ दिया, और 3 महीने बाद धुरंधर 2 के साथ रणबीर 3000 करोड़ बिजनेस करने वाले एक्टर बन गए। ऐसे में न्यूज आने लगी रणबीर आदित्यधर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य पे एक और नई फिल्म लेकर आएंगे, और सबको पहले से ही पता है पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस फटेगा। अब डॉन 3 की अचानक दोबारा एंट्री होती है। प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि रणबीर सब कुछ छोड़कर पहले उनकी फिल्म का काम करना शुरू कर दे, और जल्दी से डॉन 3 वो पहली फिल्म बन जाए जिसमें धुरंधर के बाद रणबीर सिंह बड़ी स्क्रीन पर वापस लौट के आए। बट रणबीर ने कर दिया यह प्लान कैंसिल। बात पैसे की नहीं है, यहाँ लड़ाई ईगो की चल रही है, मैं बड़ा या तू बड़ा। क्योंकि किसी एक्टर के फिल्म छोड़ने से इतनी बड़ी न्यूज बनती तो कितने लोगों के करियर बनने से पहले ही खत्म हो जाते। रणबीर की इमेज को टारगेट किया जाएगा, एक अनप्रोफेशनल एक्टर की तरह उनको विलेन बनाया जाएगा, और हो सकता है फ्यूचर में जियो स्टूडियो के अलावा कोई उन पर पैसे लगाने से भी मना कर दे। रणबीर सिंह का फर्स्ट रिएक्शन ऐसा है कि वो पूरे मामले पर साइलेंट रहेंगे, पब्लिक में इसके बारे में बात नहीं करेंगे, पीछे से मैटर सोल्व करेंगे। लेकिन फरहान अख्तर को यह बात पब्लिक करने से पहले यह भी सोच लेना चाहिए था कि अब डॉन 3 जब भी आएगी तो पब्लिक उसका क्या हाल करेगी। लोग इमोशनली रणवीर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। एक तरफ जब बाकी फिल्म इंडस्ट्रीज अपने एक्टर्स और उनकी मूवीज को दबा के सेलिब्रेट करते हैं, हमारे यहाँ धुरंधर की सक्सेस के बाद आधी इंडस्ट्री की छाती पर सांप लौट गया है। अभी तो सिर्फ रणवीर की बात हो रही है, आगे चल के आदित्यधर के साथ क्या क्या होगा, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। और इसी शुरुआत तब होगी जब फिल्म में यह सब सीन डाले जाएंगे। आप सोचते होंगे ना, साउथ में नए एक्टर्स आते हैं, नए हीरोइंस को मौका मिलता है, 3-4 करोड़ बजट में नया टॉपिक उठा के फिल्म बना लेते हैं। हमारे बॉलीवुड में यह सब कुछ क्यों नहीं होता? अब समझे क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ किसी को अच्छा काम करने के लिए भी दूसरों से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन यह के लिए बैड न्यूज नहीं है, एक वर्स्ट खबर सुनने को मिली है। बाबू भैया ने हेरा फेरी 3 को परमानेंटली बाय बाय कर दिया है। जी हाँ, फिर से फिल्म के लिए परेश रावल की टोटल फीस 15 करोड़ बताई जाती है, जिसमें से सिर्फ कुछ साइनिंग अमाउंट फिलहाल उनको मिला था, जबकि बचा हुआ 14 करोड़ 89 लाख
फिल्म की रिलीज के बाद मिलता है। अब न्यूज आ रही है बाबू भैया ने साइनिंग अमाउंट वापस कर दिया है, वह भी 15% इंटरेस्ट के साथ। मजे की बात यह है कि डायरेक्टर प्रियदर्शन ने बोला है कि उनको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। इवन कुछ न्यूज यह भी आ रही है कि परेश रावल का यह डिस्प्यूट 1 साल पुराना है। यह लेटेस्ट न्यूज तो है ही नहीं, बट मेन प्रॉब्लम तो ये है अगर बाबू भैया रुक भी जाते हैं तो हेरा फेरी 3 के बनने के चांसेस फिलहाल बहुत कम है, क्योंकि यहाँ भी ओरिजिनल फिल्म और करंट प्रोड्यूसर्स के बीच में लीगल केस फंसा हुआ है। फिल्म का टीजर तक शूट हो चुका है, फर्स्ट लुक पोस्टर भी तैयार किए गए हैं। शायद भूत बंगला के साथ इसका अनाउंसमेंट करने का प्लान भी किया था। इससे ज्यादा श्रापित फिल्म मुझे नहीं लगता हमारी जनरेशन में कोई दूसरी होगी। पहले नए एक्टर्स को लाया गया, फिर डायरेक्टर को बदला गया और अब मेन कैरेक्टर्स पे बात आ गई है। चाहे जो भी हो जाए, एक बात पत्थर की लकीर है, बाबू भैया नहीं तो हेरा फेरी 3 नहीं, जैसे रणवीर सिंह नहीं तो डॉन 3 भी नहीं। यह 2 एक्टर इन दोनों फिल्मों की नैया पार लगा सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। सीजेपी यानी कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के घर पुलिस भेजी गई है। कारण क्या है, इस पर डिटेल पर जाएंगे, लेकिन पहले सीजेपी से जुड़े कुछ अपडेट्स जो 23 और 24 मई को हुए आप जानते ही हैं। आपको हमने एक खबर के जरिए, एक वीडियो के जरिए पहले भी बताया था कि अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक कर लिया गया है। कोकरोच जनता पार्टी का अकाउंट और प्राइवेट अकाउंट जो उनका पर्सनल अकाउंट है उसको भी दोनों को हैक कर लिया गया है, यह उन्होंने दावा किया था। लेकिन 24 मई 2026 को उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना एक्सेस रिगेन कर लिया, यानी वो वापस अपने अकाउंट्स तक, इंस्टाग्राम अकाउंट्स तक पहुंच पा रहे हैं, ये उन्होंने कहा। इसी बीच कोकरोच जनता पार्टी को लेकर एक और बड़ा दावा, प्रति दावा या आरोप प्रत्यारोप सामने आया है। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस गैंग से वैलिडेशन लेने वालों पर तंज कसा था। किरण रिजिजू ने कहा था कि जो भारत के संसदीय कार्य मंत्री है, केंद्र मंत्री है, उन्होंने कहा था कि भारत के पास अपनी बड़ी आबादी और ऊर्जावान युवा है, एनर्जेटिक युवा है, एंटी इंडिया गैंग से वैलिडेशन लेने की कोई जरूरत नहीं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी दावा किया था कि सीजेपी के 49% फॉलोअर्स पाकिस्तान से और सिर्फ 9% ही भारत से है। इसके जवाब में अभिजीत दीपके ने एक्स पर, यानी जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उस पर इंस्टाग्राम एनालिटिक्स का एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला वीडियो शेयर किया। उन्होंने दावा किया कि अकाउंट हैक होने से पहले सीजेपी की 94.1% ऑडियंस 94.1% ऑडियंस भारत से ही थी। उनके मुताबिक 1% ऑडियंस अमेरिका से, 0.7% यूके से और 0.6% के करीब कनाडा और यूएई से थे, यानी दोनों के लगभग बराबर थे। दीपके ने लिखा 94% से ज्यादा ऑडियंस भारत से है, फिर एक केंद्रीय मंत्री भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी क्यों बता रहे हैं? उन्होंने यह भी दावा किया कि यह डाटा अकाउंट हैक होने से पहले का है। अब सोशल मीडिया पर आरोप और जवाब दोनों सामने सामने है। जो यह बातचीत थी, यह बातचीत एक्स पर हुई, जिसे ट्विटर कहा जाता है, ट्विटर पर हुई, और इंस्टाग्राम अकाउंट उनका एक्सेस वापस मिलने से पहले यह सारी बातचीत हुई। इसके बाद अभिजीत दीपके ने बताया कि अब हमें एक्सेस वापस मिल गया है। लेकिन इसी बीच खबर आई कि अब अभिजीत दीपके के घर पुलिस तैनात कर दी गई है, और यह डिप्लॉयमेंट किसी एफआईआर या शिकायत के बाद नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर बढ़ती चर्चा और संभावित भीड़ को देखते हुए किया गया, क्राउड वगैरह को देखते हुए किया गया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में अभिजीत दीपके के घर के बाहर राउंड द क्लॉक पुलिस सुरक्षा दी गई है। यह वही घर है जहां उनके माता पिता रहते हैं। अभिजीत फिलहाल अमेरिका के बोस्टन में छात्र है, स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं। इस पूरे मामले की पुष्टि डिप्टी कमिश्नर और पुलिस पंकज अतुलकर ने की है। उन्होंने कहा, हमने MIDC वोज इलाके में अभिजीत दीपके के घर पर 24 घंटे सामान्य पुलिस सुरक्षा दी है। यह इसलिए किया गया ताकि वहां भीड़ इकट्ठा ना हो, क्योंकि सीजेपी का मुद्दा अभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। उन्होंने यह भी साफ किया कि उनके जुरिस्डिक्शन के किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है। अब सवाल, मामला यहाँ तक कैसे पहुँचा? अभिजीत दीपके का दावा है कि कोकरोच जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा डिजिटल क्रैकडाउन चल रहा है। उनका कहना है इंस्टाग्राम पेज हैक हो गया
उनका पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट भी कंप्रोमाइज हुआ। ट्विटर अकाउंट विद हेल्ड कर दिया गया। ये तो एक लीगल डिमांड के जरिए किया गया था, जिस पर हमने वीडियो में बात भी की है, और बैकअप अकाउंट भी हट गया और वेबसाइट तक बंद कर दी गई। यानी उनके मुताबिक फिलहाल संगठन या जो भी कहे, उनका इनिशिएटिव जो है सीजेपी, उसके किसी भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म तक पहुंच नहीं बची है उनके पास, जब तक उन्होंने 24 मई को ये घोषणा नहीं कर दी कि उनको एक्सेस वापस मिल चुका है उनके इंस्टाग्राम का। अभिजीत ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें सीधे धमकियां मिल रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें एक वीडियो और भी भेजा गया जिसमें एक व्यक्ति कह रहा था, हम तुम्हारे घर के बाहर पहुंच गए हैं। और उन्होंने एक बात खास तौर पर कही, उनके फैसलों की कीमत उनके परिवार को नहीं चुकानी चाहिए। अब यहाँ थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझिए। कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी कोई असल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। यह एक हिस्टोरिकल ऑनलाइन मूवमेंट के तौर पर शुरू हुआ, नहीं एक तरह से तंज के रूप में रिपोर्ट बताती है। इसकी शुरुआत उस विवाद के बाद हुई जब सीजेआई सूर्यकांत की एक कमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ने लगी थी। बाद में सीजेआई ने साफ किया था कि उन्हें गलत तरीके से कोट किया गया। ये कॉकरोच वाले जो रिमार्क्स थे उसको लेकर था। सीजेआई ने जो कुछ बेरोजगार युवा है उनको लेकर कॉकरोच वाली टिप्पणी की थी, जिसको लेकर बाद में उन्होंने सफाई दी कि यह उन्होंने फर्जी डिग्री वाले युवाओं के लिए जो फर्जी डिग्री लेकर आ जाते हैं और फिर उनको प्रोफेशन में जगह नहीं मिलती तो वो इस तरह से काम करते हैं। उन्होंने ये साफ किया था कि उनका बयान बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं बल्कि फर्जी डिग्री के जरिए सिस्टम में आने वालों के संदर्भ में था। ये उनका स्पष्टीकरण था। लेकिन इसके बाद सीजेपी ने सोशल मीडिया पर तंज रफ्तार और बहुत ही तेज स्पीड रफ्तार पकड़ी, क्योंकि जो कॉकरोच वाला बयान था उसे बहुत गंभीरता से लिया गया, पैरासाइट वाले बयान को गंभीरता से लिया गया, और कि उन्होंने उनके जो पहले जो कमेंट्स आए थे उसमें बेरोजगारी को लेकर ये बात थी, यूथ को लेकर ये बात थी। तो इस वजह से इस मूवमेंट ने जो ऑनलाइन मूवमेंट चलाने की इनिशिएटिव चलाने की कोशिश की गई सटायर के तौर पर, तंज के तौर पर, तो उसने काफी तेज रफ्तार पकड़ ली, जिसके बाद सिर्फ एक हफ्ते में ही इस प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स जोड़ लिए और उसके बाद पॉलिटिकल आरोपों का दौर भी शुरू हो गया। आप जानते हैं 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स यानी बीजेपी के जो फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पर और जो कांग्रेस के फॉलोअर्स है उन सबको लगभग मिला भी दिया जाए तो जितने फॉलोअर्स होते हैं उतने फॉलोअर्स सीजेपी के पास अकेले हैं। देश की 2 सबसे बड़ी पार्टीज को मिलाकर कुछ रूलिंग पार्टी नेताओं ने सीजेपी पर एंटी इंडिया होने और यहाँ तक कि पाकिस्तान बैक्ड होने तक के आरोप लगाए, पाकिस्तान से समर्थन मिलने के। हालांकि अभिजीत दीपके इन आरोपों को लगातार खारिज करते रहे हैं और इस पूरे मामले का सबसे इमोशनल हिस्सा वो है जो आता है परिवार का। अभिजीत के पिता भगवान दीपके ने एक मराठी चैनल से बात करते हुए कहा, मैं परेशान हूँ क्योंकि अब अभिजीत मशहूर हो गया है और ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। मैं पिछले 2 दिनों से सो तक नहीं पाया हूँ। वही उनकी माँ अनीता दीपके ने कहा, हम नहीं चाहते कि वह राजनीति में जाए, यानी अभिजीत राजनीति में जाए। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो नौकरी पर ध्यान दे। आगे क्या करना है ये उसका फैसला होगा, लेकिन मैं उसके लिए चिंतित हूँ। यानी एक तरफ सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ता उनका इनिशिएटिव और दूसरी तरफ हैकिंग थ्रेट्स और पॉलिटिकल आरोप है, राजनीतिक बयानबाजियां है और बीच में एक परिवार जो सिर्फ अपने बेटे के सुरक्षा को लेकर चिंतित है और फिलहाल उस घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। पुलिस ने यह देखते हुए वहां पर तैनाती बढ़ाई है कि कहीं कोई खतरे की घंटी ना बज जाए, उससे पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लिए जाए। अब इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मैं हूँ वीके सिंह और आप देख रहे हैं डिजिटली टॉक्स इंडिया। वीडियो सही लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे डिजिटली टॉक्स इंडिया। जय हिंद, जय भारत। मुझे लगता है कि हम लोग अक्षय कुमार के कमबैक को इतना सीरियस ले नहीं रहे हैं जितना क्रेडिट वो एक्चुअली में डिजर्व करते हैं। भूत बंगला ऑलरेडी 2026 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज में 5वें नंबर पर आ गई है। सिर्फ बॉलीवुड नहीं, पूरे इंडियन सिनेमा की बात हो रही है यहाँ पर। ये तो फिर भी नई फिल्म थी, अब अक्षय वापस लेकर आ रहे हैं फ्रेंचाइज सिनेमा को और ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। अक्षय खुद अक्षय को हरा के नंबर 4 पर पहुँच सकते हैं। वेलकम 3, वेलकम टू द जंगल, इसका नया सॉन्ग रिलीज हुआ है जिसका पागलपन देखकर दिमाग में सिर्फ एक बात आएगी, ऐसा काम ओनली अक्षय कुमार ही कर सकते हैं, किसी और में यह करने की हिम्मत नहीं है।
घिस 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 एक भोजपुरी स्टाइल में हिंदी फिल्म का गाना रिलीज हुआ है, जिसे देखते ही रियलाइज होगा सिर्फ फिल्म नहीं है, सॉन्ग में भी जो कॉमेडी कर दे वो टैलेंट सिर्फ वो आदमी के पास है। बहुत टाइम बाद अक्षय कुमार को देखकर ऐसा लग रहा है फाइनली बॉक्स ऑफिस का प्रेशर छोड़ के ये आदमी सिर्फ एंजॉय कर रहा है, जिसे देखकर ऑडियंस डबल एंजॉय करेगी यार, बिना किसी डाउट। पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड का सबसे यूनिक और क्रिएटिव सॉन्ग होगा ये, जिसके अनएक्सपेक्टेड भोजपुरी वर्जन ने डबल मीनिंग आइटम सॉन्ग्स को उनकी औकात दिखा दी है। इससे पहले कि आप कंप्लेन करने लग जाओ बॉलीवुड के म्यूजिक का स्टैंडर्ड कितना बदल गया है, अक्षय कुमार यह सब क्यों कर रहे हैं, ऐसे गाने हिंदी फिल्मों को सूट नहीं करते, वगैरह वगैरह। अक्षय वेलकम के थर्ड पार्ट में एक भोजपुरी हीरो का रोल प्ले करेंगे और इस कैरेक्टर पे बिलीव कराने के लिए भोजपुरी म्यूजिक का होना तो जरूरी ही था। पता नहीं क्यों भोजपुरी शब्द सुनते ही आप उसको पहले से ही बुरा समझ लेते हैं कि डबल मीनिंग होगा, ये होगा, वो होगा, जैसे कोई गाली छाप कंटेंट की बात हो रही है। कितना चला था स्त्री 2 का गाना, आई नहीं, जो पवन सिंह ने गाया था। पेद्दी फिल्म से एक नया आइटम सॉन्ग आया है जिसमें जानवी कपूर श्रुति हसन नाच रही है। एक बार जाके उसके लिरिक्स सुन दो तब समझ आएगा भोजपुरी स्टाइल कितना बेटर है। और सच बताऊं ये बॉलीवुड से तो बेटर ही है। सच बताऊं अक्षय के इस नए लुक में मुझे कुछ खराब नहीं लगा, उल्टा ये सोच रहा हूँ कि एक आदमी इतने जल्दी इतने रंग कैसे बदल सकता है यार, मतलब कि गिरगिट से भी तेज। वैसे भी एक ब्रेन डेड फिल्म में आप कॉमन सेंस और लॉजिक जैसे सब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। इस फिल्म की तारीख ही तब होगी जब इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े। एकदम मूड फ्रेश टाइप का फनी, क्रेजी और जंगली गाना बनाया है। कोई रीमेक नहीं, कोई डुप्लीकेट नहीं, 100% ओरिजिनल माल, जिसे चाह के भी कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। एक तरफ जब बिग बजट मूवीज में नोरा फतेही जैसे सॉलिड डांसर को इतने चीप वल्गर तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि पूरे गाने को ही डिलीट करना पड़ गया, इधर अक्षरा सिंह का बॉलीवुड में बड़ा वेलकम किया गया है। मिर्च मसाला और रंगीन स्टाइल में जिसे देखकर बड़े बड़े भोजपुरी हीरो जल भुन जाएंगे। गाने के लिरिक्स थोड़ा बिना सेंस के मस्ती वाले जरूर है, बट एक भी सेकंड घटिया नहीं लगता। इज्जत से दिखाया गया है भोजपुरी फ्लेवर को। बट अक्षरा को कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ मैं, अक्षय कुमार से नजर एक सेकंड के लिए हट नहीं रही। यह बंदा जिसके साथ स्क्रीन पर होता है उसका लेम लाइट खा जाता है। पागलपन वाले डांस स्टेप्स क्रिएट किए हैं जिसमें अक्षय और अक्षरा की वाईफाई केमिस्ट्री ने पलंग तोड़ एनर्जी के साथ चार चांद लगा दिए हैं। तगड़ा कंपटीशन है यार दोनों में, ज्यादा ठुमके लगाने का सपनों में नहीं सोचा होगा किसी ने। एक अक्षय कुमार फिल्म का गाना सुन के लॉलीपॉप लागेलू वाली फीलिंग आएगी, ऐसा माहौल बनाया लगा ही नहीं यह किसी भोजपुरी फिल्म का सॉन्ग नहीं है। सच बताना कितने ज्यादा चांसेस थे न इस सॉन्ग के छिछोरा एडल्ट डबल मीनिंग फील होने के, बट ऐसी क्रिएटिविटी के साथ कंटेंट प्रेजेंट किया जिसे फैमिली के साथ देखने में भी डर नहीं लगेगा। देखो ओवर जज करेंगे लोग इस गाने को, अक्षय कुमार का मजाक भी उड़ेगा, सॉन्ग डिलीट करने की एडवाइस भी दी जाएगी, बट थिएटर में जिस तरीके से इस्तेमाल होगा इस गाने का खुद कूल समझने वाले लोग कहीं फूल साबित ना हो जाए। फ्रैंकली दिल खोलकर कमेंट्स में बता सकते हो आप कैसा लगा यह गाना। वेलकम की थीम को मैच करता है या फिर उदय मजनू के बिना सब अधूरा अधूरा सा लगता है। अक्षय के नए एक्सपेरिमेंट के लिए तालियां या फिर गालियां, जो मन में आए लिख दो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। राज्यसभा चुनाव की तारीखें आ गई है दोस्तों, और चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बड़ा मजेदार रहने वाला है इस बार। पर देखा गया कि ज्यादातर लोगों का इस चुनाव में इंटरेस्ट रहता नहीं है। कारण वही, ना कोई हल्ला, ना कोई रैली और ना सड़क पर झंडा और पोस्टर, ना ही कोई कैंपेन। पर कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, यह चुनाव भी उतना महत्वपूर्ण है, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना लोकसभा विधानसभा का। इसकी भी असलियत बिल्कुल उल्टी है, जैसी दिखती है उससे 100% उलट। कई बार तो दिल्ली की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी इसी राज्यसभा चुनाव से ही शुरू होती है। किस दल की संसद में ताकत बढ़ेगी और कौन सा गठबंधन कमजोर होगा, इसके संकेत अक्सर इसी राज्यसभा चुनाव से ही मिलते हैं। इसी वजह से इस बार का राज्यसभा चुनाव और अहम माना जा रहा है। चुनाव आयोग ने 18 जून को 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव कराने का ऐलान किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र और तमिलनाडु में एक सीट पर उपचुनाव भी होगा, यानी कुल मिलाकर 26 सीटों पर मतदान होने वाला है। ये 24 सीटें 10 राज्यों में फैली हुई है। आंध्र प्रदेश की 4 सीटें, गुजरात की 4 सीटें,
झारखंड की 2 सीटें, मध्य प्रदेश की 3 सीटें, राजस्थान की 3 सीटें, कर्नाटक की 4 सीटें, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम का 1-1 सीट पर चुनाव होगा। ये सभी सीटें जून और जुलाई में खाली हो रही है क्योंकि इन सांसदों का 6 साल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो कौन लोग जा रहे हैं, कौन आ सकते हैं, कहाँ चुनाव मजेदार है, कहाँ चुनाव फंस सकता है, कहाँ क्रॉस वोटिंग हो सकती है, क्या है पूरा गुना गणित, क्या है पूरा बीज गणित, सब समझाएंगे आपको, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है वीके सिंह और आप देख रहे हैं डिजिटली टॉक्स इंडिया। सबसे पहले आपको कुछ बड़े नाम बता देते हैं जिनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। सबसे बड़ा नाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कर्नाटक से राज्यसभा सांसद खड़गे का कार्यकाल पूरा हो रहा है। हालांकि मौजूदा विधानसभा गणित को देखते हुए उनका दोबारा राज्यसभा पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। खड़गे इस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी राजनीति में उनकी भूमिका और भी इम्पोर्टेंट हो गई है। दूसरा बड़ा नाम पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा का है। जनता दल सेलर यानी JDS के संस्थापक और देश के पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा का कार्यकाल भी कर्नाटक से खत्म हो रहा है। उनकी उम्र 90 साल से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन साउथ इंडिया की राजनीति में उनका प्रभाव अभी बना हुआ है। खास बात यह है कि अब JDS बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA का हिस्सा है, इसलिए उनकी अगली राजनीतिक भूमिका पर भी नजर रहेगी। गुजरात से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्य सिंह गोहिल का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। वे फिलहाल गुजरात से कांग्रेस के इकलौते राज्यसभा सांसद है, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस की कमजोर स्थिति को देखते हुए इस बार उनका दोबारा चुनाव जाना बेहद मुश्किल माना जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो गुजरात बनने के बाद शायद पहली बार राज्यसभा में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। आंध्र प्रदेश में YS जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSR कांग्रेस के 3 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद अब इन सीटों पर NDA का कब्जा होने की संभावना है। यानी राज्यसभा में YSR कांग्रेस की ताकत घट सकती है। झारखंड में 1 सीट पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई थी। गुरुजी झारखंड की राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाते थे और उनके निधन के बाद यह सीट राजनीतिक रूप से बेहद भावनात्मक और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खैर, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि राज्यसभा चुनाव आखिर होता कैसे है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। इसकी कुल अधिकतम सदस्य संख्या 245 है। इनमें 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा चुनाव में जनता सीधे वोट डालती है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में विधायक वोट करते हैं, यानी जनता अपने चुने हुए विधायकों के जरिए राज्यसभा सांसद चुनती है। यहाँ सबसे दिलचस्प चीज है चुनाव का गणित। राज्यसभा चुनाव में जीत साधारण बहुमत से नहीं होती, बल्कि एक तय कोटा से होती है। इसका एक फॉर्मूला है, वो भी बताते हैं आपको। किसी राज्य में राज्यसभा की जितनी सीटें खाली है, उन पर राज्य के विधायकों की संख्या के हिसाब से वोट डाले जाते हैं। ये फॉर्मूला थोड़ा पेचीदा लग सकता है, इसलिए एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए किसी राज्य की राज्यसभा की कुल 2 सीटें खाली थी। यहाँ विधानसभा में विधायकों की मौजूदा संख्या 90 है। 1 सीट जीतने के लिए जरूरी वोटों की संख्या निकालने के लिए राज्यसभा की खाली सीटों में 1 जोड़ना पड़ता है, यानी यह संख्या 2 + 1 3 हुई। अब 90 को 3 से विभाजित करके जिस पर 30 आता है, इसमें 1 जोड़कर कुल संख्या 31 हुई है। यानी उस राज्य के एक राज्यसभा प्रत्याशी को जीतने के लिए 31 विधायकों के प्रथम वरीयता को मत चाहिए होगा। अब राज्यवार समझ लेते हैं इस बार नंबर गेम क्या हो रहा है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, यहाँ 4 सीटों पर चुनाव होना है। अब इन 4 में से 3 सीटें YSR जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSR कांग्रेस के पास है, जबकि 1 सीट तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP के पास है। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद पूरा समीकरण बदल चुका है। 175 सदस्य विधानसभा में अब TDP के पास 135 विधायक है। उसके सहयोगी जनसेना के पास 21 और बीजेपी के पास 8 विधायक है, यानी NDA के कुल विधायक 164 हो जाते हैं। दूसरी तरफ YSR कांग्रेस सिर्फ 11 सीटों पर सिमट गई है। यहाँ 1 सीट जीतने के लिए 36 वोट चाहिए। कैसे? पहले खाली सीट यानी 4 में से 1 प्लस किए तो हो गए 5। उसके बाद कुल विधायकों की संख्या को 5 से विभाजित किया तो आया 35। अब उसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 36। ऐसे में NDA आसानी से चारों सीटें जीत सकता है।
यानी वाईएसआर कांग्रेस की 3 सीटें सीधे खतरे में आ सकती है। अब गुजरात जाते हैं। यहाँ 4 सीटों पर चुनाव होना है। विधानसभा में कुल 182 सदस्य है और एक सीट जीतने के लिए 37 वोट चाहिए। अभी बीजेपी के पास यहाँ 156 विधायक है, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 17। ऐसे में बीजेपी अब सभी सीटें जीत सकती है। कांग्रेस के लिए यहाँ सबसे बड़ा संकट यह है कि शायद गुजरात से उसका अब एक भी राज्यसभा सांसद ना बचे। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था शक्ति सिंह गोहिल के बारे में। अब कर्नाटक चलते हैं। यहाँ 4 सीटों पर चुनाव होना है और यही चुनाव सबसे दिलचस्प माना जा रहा है। 224 सदस्य विधानसभा में कांग्रेस के पास 135 विधायक है, बीजेपी के पास 66 और उसके सहयोगी जेडीएस के पास 16 विधायक है। यानी एनडीए का आंकड़ा 82 तक पहुंचता है। यहाँ एक सीट जीतने के लिए 46 वोट चाहिए। इस गणित के हिसाब से कांग्रेस आराम से 2 सीटें जीत सकती है, क्योंकि उसके पास 135 विधायक है। एनडीए एक सीट आराम से निकाल लेगी, लेकिन चौथी सीट पर मुकाबला रोचक होने वाला है। अगर कांग्रेस अपने अतिरिक्त वोटों को ठीक से मैनेज करती है तो वह तीसरी सीट के लिए भी कोशिश कर सकती है। वहीं एनडीए भी क्रॉस वोटिंग या छोटे दलों के समर्थन से चौथी सीट निकालने की रणनीति बना सकता है। यही वजह है कि कर्नाटक इस चुनाव का सबसे दिलचस्प राज्य माना जा रहा है। चलिए अब राजस्थान चलते हैं। 287 विधानसभा में बीजेपी के पास 115 विधायक है, जबकि कांग्रेस के पास 69। यानी यहाँ 3 सीटों पर चुनाव होना है और जीत का कोटा 51 है। इस हिसाब से बीजेपी 2 सीटें आराम से जीत सकती है, जबकि कांग्रेस एक सीट निकाल लेगी। अभी भी 3 सीटों में से 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस के पास है। यानी यहाँ मौजूदा स्थिति में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा नामों को लेकर है। माना जा रहा है कि बीजेपी यहाँ से किसी बड़े चेहरे को राज्यसभा भेज सकती है। इससे आगे चलकर केंद्र सरकार में बड़ी भूमिका दी जा सकती है। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। 230 सदस्य विधानसभा में बीजेपी के पास 163 विधायक है, जबकि कांग्रेस के पास 66। यहाँ 3 सीटों पर चुनाव होना है और जीत का कोटा 58 है। यानी बीजेपी आसानी से 2 सीटें जीत पाएगी और कांग्रेस 1 सीट निकाल लेगी। हालांकि बीजेपी चाहे वो जो रणनीतिक तौर पर तीसरी सीट के लिए भी कोशिश कर सकती है, लेकिन उसके लिए क्रॉस वोटिंग और या आंतरिक समर्थन की जरूरत होगी। राजनीति में वो महावीर रही है। देखिए आगे क्या होता है। कांग्रेस की तरफ से यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा कमलनाथ के नाम को लेकर है। अगर उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है तो यह उनके राजनीतिक पुनर्वास के तौर पर इसको देखा जा सकता है। दिग्विजय सिंह पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस बार वो राज्यसभा के दौर में नहीं है। अब झारखंड के बाद यहाँ 2 सीटों पर चुनाव होना है। विधानसभा में कुल 81 सदस्य है और जीत का कोटा 28 है। अब तक अब 1 सीट बीजेपी और 1 सीट जेएमएम के पास है। एनडीए गठबंधन के पास कुल 56 विधायक है, जबकि एनडीए के पास 24। अगर इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट रहता है तो वह दोनों सीटें जीत सकता है। लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग हुई या किसी सहयोगी ने साथ छोड़ा तो एनडीए 1 सीट निकाल सकता है। यहाँ दूसरी सीट खास इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि ये सीट शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई थी। अब छोटे राज्यों की बात मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होना है। यहाँ आमतौर पर स्थानीय गठबंधन और क्षेत्रीय समीकरण ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। राज्यसभा के कुछ उपचुनाव के बाद भी लगे हाथ कर लेते हैं। महाराष्ट्र में जो 1 सीट खाली है उस नेत्र सुनेत्रा अजीत पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई। उन्होंने बारामती विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद राज्यसभा सीट छोड़ी है। यहाँ बीजेपी का पलड़ा यानी कि एनडीए का पलड़ा भारी रहेगा। तमिलनाडु में सीट सीवी मुगम के इस्तीफे के बाद खाली हुई है, जहां माना जा रहा है टीवी के यानी कि थलापति विजय की पार्टी का खाता खुल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आखिर इन चुनाव का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर होगा। इस वक्त राज्यसभा में बीजेपी के पास करीब 113 सदस्य है, जबकि एनडीए का आंकड़ा लगभग 148 माना जाता है। राज्यसभा की प्रभावी संख्या 245 है और 2 बहुमत के लिए 163 सदस्य चाहिए होते हैं। मतलब एनडीए अभी भी उस आंकड़े से लगभग 15 सीट दूर है। लेकिन अगर आने वाले चुनाव और उपचुनाव में उसे लगातार बढ़त मिलती रही तो वह राज्यसभा में भी बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच सकती है, जल्द पहुंच सकता है। यही वजह है कि इस चुनाव को सिर्फ नियमित प्रक्रिया नहीं बल्कि संसद के शक्ति संतुलन की लड़ाई भी माना जा रहा है। राज्यसभा में मजबूत संख्या का मतलब है कि सरकार बड़े कानून और संवैधानिक संशोधन ज्यादा आसानी से पास करा सकती है। इसलिए हर पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं गिन रही बल्कि हर विधायक, हर अतिरिक्त वोट और हर संभावित क्रॉस वोटिंग पर नजर रख रही है। नजर हमारी भी है।
जो भी अपडेट आएगा आप तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।